हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 यानी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से रिलेटेड है। इस वीडियो में अभ्यास के सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए यह वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। कुछ रेशे मानव निर्मित होते हैं जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ ऐसे रेशे हैं जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त न होकर मनुष्य इससे खुद निर्माण करते हैं। इसलिए इस तरह के रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक इत्यादि। यानी इस तरह के रेशे जिसका निर्माण मनुष्य खुद करते हैं, वैसे रेशे को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया है कि रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसका रूप रेशम समान होता है। सेकंड ऑप्शन है इससे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो देखिए, रेयान जो है, रेयान का संश्लेषण किया जाता है, लेकिन रेयान एक पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है। कारण क्या है कि इससे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 2, इससे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो यहां पर खाली जगह पर क्या भराएगा ना। संश्लेषित रेशे को हम मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं या फिर कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। इसीलिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया, संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि संश्लेषित रेशे को जिस कच्चे माल से संश्लेषित किया जाता है उसका क्या नाम है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रो रसायन। यानी संश्लेषित रेशे जो है वह पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ से संश्लेषित किए जाते हैं और ऐसे पदार्थ को कहा जाता है पेट्रो रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। यानी प्लास्टिक जो है वह एक बहुलक है। जिस प्रकार संश्लेषित रेशे एक बहुलक हैं, वैसे ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। अब बहुलक होता क्या है न, बहुलक एक ऐसी अणु है जो छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के जुड़ने से बनती है और इस तरह के बृहद अणु को बहुलक कहा जाता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। चूंकि नायलॉन जो है वह एक मजबूत रेशा है, उसकी प्रबलता अधिक है। तो ये दर्शाने के लिए हमें दो वस्तुओं का नाम बताना है जो नायलॉन रेशे से बने होते हैं, जिससे पता चले कि नायलॉन रेशे काफी प्रबल और मजबूत होती है। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है निम्न प्रकार है। पहला है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी। चूंकि जो रस्सी का इस्तेमाल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किया जाता है, उस रस्सी के निर्माण के लिए नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन रेशे काफी मजबूत होती हैं। दूसरा इसका उपयोग है पैराशूट के लिए कपड़ा। चूंकि पैराशूट के निर्माण के लिए मजबूत रेशे की जरूरत होती है,
इसीलिए पैराशूट के कपड़े के लिए नायलॉन रेशे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। जनरली होता क्या है कि खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए प्लास्टिक पैकेट्स का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए प्लास्टिक पात्र का जो उपयोग किया जाता है, इसका प्रमुख 3 लाभ क्या क्या है। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, प्लास्टिक भोजन, हवा या पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। देखिए, जिस प्लास्टिक में खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, तो इस प्लास्टिक की खासियत यह होती है कि ये भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, साथ ही साथ बाहरी वातावरण यानी हवा और पानी के साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण होता क्या है कि उस पैकेट्स में रखे गए खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, साथ ही साथ बाहर की हवा या पानी से इसका बचाव भी हो जाता है। अगला पॉइंट है, प्लास्टिक के पात्रों को विभिन्न रूपों, आकारों और रंगों में प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने सुविधानुसार प्लास्टिक के पात्रों को अलग अलग रूपों में डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका आकार हम अपनी सुविधानुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि प्लास्टिक के पैकेट्स का रंग हम अपने सुविधानुसार चुन भी सकते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक का पात्र जो है वह भोजन के संचयन के लिए बेहतर होता है। तीसरा पॉइंट है, यह मजबूत, हल्का और चिरस्थायी होता है। चूंकि प्लास्टिक जो है यह मजबूत होता है, हल्का होता है और यह चिरस्थायी होता है, यानी लंबे समय तक रहता है। तो इन सभी 3 पॉइंट्स के कारण ही प्लास्टिक के पात्र का यूज जो है वह खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। चूंकि चैप्टर में हम पढ़े हैं कि प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं। एक प्रकार के प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरे प्रकार के प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों प्रकार के प्लास्टिक के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य निम्नलिखित अंतर है। चलिए, एक तरफ हम लिखते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरे तरफ लिखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक के केस में हम लिख सकते हैं ऐसे प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। यानी थर्मोप्लास्टिक को अगर हम गर्म करेंगे तो ये नर्म हो जाएगा, यानी ये गलने लगेगा और ये नर्म होकर विकृत हो जाएगा। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में तापमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये है पहला अंतर। अब दूसरा अंतर देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक का प्रमुख उदाहरण है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रमुख उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। तो ये है डिफरेंस नंबर 2। अब हम अगला डिफरेंस देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक के केस में हम लिख सकते हैं इससे गलाकर बार बार विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। देखिए, थर्मोप्लास्टिक का एक खासियत यह है कि ऐसे प्लास्टिक अगर टूट फूट जाए तो इन प्लास्टिक को हम गलाकर अपने सुविधानुसार अन्य आकृतियों में ढाल सकते हैं। यानी ऐसे प्लास्टिक का बार बार यूज किया जा सकता है उसको गलाकर। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के केस में होता क्या है कि इससे केवल एक बार ही आकृति में ढाला जा सकता है। यानी जो प्लास्टिक बन गया उसको हम दोबारा गलाकर उसको अन्य आकृति में नहीं ढाल सकते हैं। तो इस प्रकार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच
हमने अंतर को स्पष्ट किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला है डेगची के हत्थे और दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है। पहला तो यह है कि डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है, और दूसरा है विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है। तो आइए एक एक करके इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। पहले हम लिखेंगे डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्यों किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उष्मा की कुचालक है, जिसके कारण पकड़ने के दौरान हाथों में गर्म झटके नहीं लगते हैं। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो उष्मा की कुचालक है, और उष्मा की कुचालक होने के कारण इस प्लास्टिक से होकर उष्मा पार नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि डेगची को पकड़ने के दौरान गर्म झटके हमें नहीं लगते हैं। साथ ही यह प्लास्टिक उच्च तापमान पर नरम नहीं होता। हम देखे हैं कि कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं, यानी जैसा कि थर्मोप्लास्टिक, जिससे गर्म करने पर वह आसानी से नरम होकर विकृत हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है कि इसको अगर हम उच्च तापमान पर गर्म करें तो भी ये गलते नहीं हैं, यानी ये नरम नहीं होते हैं। इसलिए इस प्लास्टिक से डेगची के हत्थे बनाए जाते हैं। तो यही दो कारण हैं जिसकी वजह से डेगची के हत्थे बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विद्युत प्लग, स्विच या प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जिससे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चूंकि हमने पहले ही पढ़ा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है ये उष्मा की कुचालक है, और ये उष्मा की कुचालक होने के साथ साथ ये विद्युत का भी कुचालक है, और विद्युत के कुचालक होने के कारण इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः हमें विद्युत के झटके नहीं लगते। तो इसी कारण क्या होता है कि हमें विद्युत के झटके महसूस नहीं होते। इसलिए विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड के निर्माण के लिए इस प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो यही कारण है कि हम विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड के निर्माण के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए जाएंगे और इन सभी वस्तुओं को हमें अलग अलग छांटना है। पुनः चक्रित किए जा सकने वाले वस्तु को एक तरफ और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले वस्तुओं को एक तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसा कि टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां और विद्युत स्विच। तो इन सभी वस्तुओं का नाम इस क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं। अब इन सभी वस्तुओं को हमें अलग अलग ग्रुप में छांटना है। पहला तो वैसे प्लास्टिक को हमें एक तरफ छांटना है जिससे हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, और वैसे प्लास्टिक जिसको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं उसको अलग छांटना है। ताइए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वैसे प्लास्टिक का नाम लिखते हैं जिससे हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे प्लास्टिक जिसके टूटने फूटने से दोबारा उससे हम गलाकर नए सांचे में ढालकर उसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं,
वैसे प्लास्टिक का नाम सबसे पहले हम अलग छांटते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक में हो जाएगा प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियां। तो इन सभी प्लास्टिक का हम पुनर्चक्रित कर सकते हैं। अब हम वैसे वस्तुओं का नाम लिखेंगे जिससे हम पुनर्चक्रित नहीं कर सकते हैं, यानी वैसे प्लास्टिक जिसको हम गलाकर दोबारा अन्य सांचे में नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे वस्तुओं में हो जाएगा टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। इसका आंसर होगा राणा को गर्मियों के लिए सूती कपड़े लेनी चाहिए। कारण क्या है? संश्लेषित कपड़ों से हवा अंदर बाहर नहीं जाती और जल्दी गर्म हो जाते हैं। संश्लेषित कपड़ा क्या करता है कि यह हवा के आवागमन को रोक देती है, जिसके कारण अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर ही रह जाती है और इसी कारण शरीर की पसीना सूखते नहीं है। इसके साथ ही संश्लेषित कपड़े जो हैं वह बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर में पसीना आने से संश्लेषित कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं और त्वचा में जलन महसूस होती है। अगर शरीर में पसीना आ जाए तो संश्लेषित कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है। अतः गर्मियों में सूती वस्त्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि गर्मियों के दिनों में हमें सूती वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। जिस तरह लोहे में जंग लगती वैसी स्थिति प्लास्टिक के साथ नहीं होती है। इससे हमें कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताना है। प्लास्टिक हवा और पानी के साथ क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति असंक्षारक होती है। लंबे समय तक हवा और पानी के संपर्क में रहने पर भी प्लास्टिक विघटित नहीं होती है। अगर प्लास्टिक को लंबे समय तक हवा और पानी के संपर्क में रख दिया जाए तो भी ये संक्षारित नहीं होती हैं, ये विघटित नहीं होती हैं। पानी को प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, फिर भी बोतल संक्षारित नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पानी के प्लास्टिक बोतल को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक पानी को रखा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोहे में जंग लगती है वैसे स्थिति प्लास्टिक की बोतलों के साथ नहीं होती है। इसी प्रकार विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक पात्रों में रखा जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्लास्टिक असंक्षारक होती है, यानी प्लास्टिक का संक्षारण नहीं होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट करिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं उसके हैंडल और ब्रिस्टल क्या दोनों ही एक ही पदार्थ के बनाना चाहिए, और इसका हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देना है। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल अलग अलग पदार्थ के बनाने चाहिए। देखिए, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है इसमें हैंडल अलग पदार्थ का बना होना चाहिए और ब्रिस्टल अलग पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। ब्रिस्टल दांतों को साफ करता है, अतः यह नर्म पदार्थ का होना चाहिए। चूंकि ब्रिस्टल क्या करता है, ये महीन संरचनाएं होती हैं
और ये दांतों को साफ करती हैं। इसीलिए ये नर्म पदार्थ का होना चाहिए ताकि हमारी मसूड़ों पर चोट न लगे। जबकि हैंडल का काम उन्हें सहारा देना होता है जिससे हम हाथ से पकड़ते हैं। चूंकि हैंडल क्या करता है कि ये ब्रिस्टल को सहारा देता है और इसी हैंडल को हम हाथ से पकड़ते हैं। अतः हैंडल हमेशा मजबूत पदार्थ का बना होना चाहिए, यानी हैंडल जो है वह मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए और ब्रिस्टल नर्म प्लास्टिक का बना हुआ होना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। चूंकि जहां तक संभव हो सके हमें प्लास्टिक का कम से कम ही उपयोग करना चाहिए। इसका क्या कारण है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक भले ही हमारे लिए उपयोगी क्यों न हो, लेकिन ये प्लास्टिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये पर्यावरण को हर दृष्टिकोण से क्षति पहुंचाते हैं। इसे जलाने से जहरीली गैस उत्पन्न होती है। अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक को पर्यावरण से हटाएं, तो अगर हम इसे जलाते हैं तो भी ये जहरीली गैस उत्पन्न करती हैं और वायु में प्रदूषण का कारण बनती हैं। प्लास्टिक पृथ्वी पर मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक जो है ये मिट्टी प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का कारण है और वायु प्रदूषण का भी कारण है। इसके अलावा प्लास्टिक के थैले नालियों में चले जाने से जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के थैले अगर नालियों में चले जाते हैं तो जल निकासी में कठिनाई होती है। साथ ही अगर कोई जानवर प्लास्टिक के थैलियों को निगल जाए तो वे मर भी सकते हैं। अतः जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से हमें बचना चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां तक संभव हो हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलन करिए। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो पद दिए जाएंगे उनका सही सही मिलान कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं कि आखिर कॉलम ए में और कॉलम बी में क्या क्या दिया गया है। कॉलम ए में दिया गया है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन। जबकि कॉलम बी में दिया गया है काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। दूसरा वाक्य खंड है पैराशूट और मोजा बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य खंड है न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। और चौथा वाक्य खंड है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। अब कॉलम ए में जो पद दिया गया है उसका सही सही मिलान कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से करना है। तब आइए इसका हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं और इसको सही सही मिलान करते हैं। कॉलम ए का पहला पद है पॉलिस्टर और इसका सही मिलान वाक्य खंड होगा कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। यानी अगर कोई कपड़ा पॉलिस्टर रेशे से बने तो ऐसे कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, यानी ऐसे कपड़े में आसानी से धारियां नहीं बनती हैं। अगला टर्म है टेफ्लॉन और इसके लिए सही वाक्य खंड होगा न चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि न चिपकने वाले भोजन के पात्र बनाएं तो इसके लिए हमें टेफ्लॉन रेशे का प्रयोग करना होगा। अगला टर्म है रेयॉन, इससे काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इसी प्रकार नायलॉन के साथ मिलान होगा
पैराशूट और मोजा बनाने में उपयोग में किया जाता है। चूंकि नायलॉन जो है वह एक मजबूत रेशा है, इसीलिए इसका उपयोग पैराशूट और मोजा बनाने में किया जाता है। इस प्रकार कॉलम ए के पद का मिलान हम कॉलम बी के वाक्य खंडों से कर लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। इसमें हमें वर्णन करना है कि कैसे संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों को रक्षा करती हैं। यानी अगर हम वन को बचाना चाहते हैं तो हमें संश्लेषित रेशों के निर्माण को बढ़ावा देना है। आइए इसका आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं जिन्हें पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है। चूंकि ऐसा रेशे जो मनुष्य खुद बनाते हैं, जिसको पौधों या जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे रेशे को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण से रेशों की प्राप्ति हेतु वनों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि मनुष्यों को अपनी जीवन यापन करने के लिए रेशों की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम संश्लेषित रेशों का उत्पादन को बढ़ावा दें तो हमें रेशों की प्राप्ति के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों के उपयोग वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमने लिख लिया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। चूंकि हम जानते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, एक क्रियाकलाप करके दिखाना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। तो ये इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा हम देखते हैं। वह प्लास्टिक जिससे गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। चूंकि थर्मोप्लास्टिक वैसे प्लास्टिक हैं जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये गल जाएगा और ये नरम होकर विकृत होने लगेगा, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। चूंकि विद्युत धारा जो है ये थर्मोप्लास्टिक से होकर प्रवाहित नहीं होती है। इससे प्रदर्शित करने के लिए निम्न प्रकार से उपकरण सजाया जा सकता है। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, तो हमें निम्न प्रकार का उपकरण सजाना होगा। अब ये उपकरण हम कैसे सजाएंगे आइए देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे न, एक विद्युत परिपथ लेंगे जिसमें एक बैटरी है, एक कुंजी है और एक बल्ब जुड़ा गया है। अब इस विद्युत परिपथ का एक भाग जो है वह है धातु की छड़। तो जब ये विद्युत परिपथ पूरी हो जाती है तो बल्ब जलने लगता है। अब हम क्या करेंगे कि धातु की छड़ को हटाएंगे और इसके जगह पर थर्मोप्लास्टिक के एक छड़ का प्रयोग करेंगे। तो जब देखते हैं कि धातु की छड़ को हटाकर थर्मोप्लास्टिक के एक छड़ का प्रयोग करते हैं तो ये सर्किट पूरा नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोप्लास्टिक की ये छड़ विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकती है, यानी थर्मोप्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ में आती है कि थर्मोप्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। तो इस प्रकार अब यहां पर हम लिख सकते हैं, विद्युत परिपथ में जब धातु के छड़ को जोड़ा जाता है तो बल्ब जलने लगता है, परंतु जब धातु के छड़ के स्थान पर थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है तो बल्ब नहीं जलता है। इससे यह पता चलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने यह दिखाने की कोशिश किया कि
थर्मोप्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं और आप इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए इससे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।